नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस जनरल स्टडी की वीडियो के माध्यम से हम दो महान विभूतियों का जिक्र करने जा रहे हैं। और हमारी आज की जो वीडियो है ये समर्पित है हमारे देश के उन दो महान व्यक्तियों या व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने इस आधुनिक भारत में अपना योगदान दिया है और इसका निर्माण का मार्ग है वो प्रशस्त किया है। तो आज की जो तारीख है 7 नवंबर, ये वो दिन है जिस दिन इस देश में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया था। और उनमें से एक थे महान भौतिक विज्ञानी डॉक्टर CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, और दूसरे महान व्यक्तित्व थे लाल बाल पाल की तिकड़ी में से मशहूर बिपिन चंद्र पॉल। तो इन दोनों का जिक्र कर रहे हैं हम आज की इसी वीडियो में। और डॉक्टर CV रमन जिनके बारे में दुनिया का हर व्यक्ति परिचित है, और बिपिन चंद्र पॉल जो हमारे महान क्रांतिकारी रह चुके हैं और एक अध्यापक, एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक और एक लेखक के रूप में इन्होंने भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई है। तो हम इनका जिक्र करेंगे और इनसे संबंधित जो बातें हैं जो कि हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं उनका जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डॉक्टर CV रमन के व्यक्तित्व के साथ में। तो 7 नवंबर 1888 ये वो दिन है जिस दिन इस भारत भूमि पर जन्म लिया था डॉक्टर CV रमन ने, यानी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली जो वर्तमान में कहाँ है तमिलनाडु के अंदर, उस जगह पर इन्होंने जन्म लिया था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्म लिया था। और इनके पिता जो थे वो एक फिजिक्स के और मैथ्स के अध्यापक थे, और जिसका इन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। और इन्होंने आगे चल करके फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया। तो डॉक्टर CV रमन की शुरुआती जो शिक्षा है वो वहीं पर हुई। हालांकि इनके परिवार वाले इनको विदेश भेजना चाहते थे, बट जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको सुझाव दिया कि जो इंग्लैंड का वेदर यानी मौसम है, वहाँ की जलवायु की कंडीशन है, वो अत्यधिक ठंडी होने के कारण इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो इसलिए इनको प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं पर यानी अपने देश के अंदर ही प्राप्त हुई थी। और इनके बारे में विशेष जानकारी मैं आपको देता हूँ कि डॉक्टर CV रमन ने अपनी जो शुरुआत की शिक्षा है प्राप्त करते हुए 1906 के अंदर अपना पहला जो है शोध पत्र प्रस्तुत किया था, यानी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था 1906 के अंदर, जब वो अपनी ग्रेजुएट कर रहे थे। और वो जो शोध पत्र था वो आधारित था प्रकाश के विवर्तन पर। प्रकाश विवर्तन यानी हम कह सकते हैं लाइट के स्कैटरिंग के प्रभाव के ऊपर यह आधारित था। तो फिजिक्स में इनकी काफ़ी गहरी रुचि थी। तो 1906 में इन्होंने अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया था प्रकाश विवर्तन पर या लाइट की स्कैटरिंग पर। उसके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है जब किसी आयताकार पथ में से गुजरता है या फिर किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से टकराता है, तो वो उसके किनारों से क्या है अलग अलग जो है पैटर्न में निकलता है और पतली पतली धाराओं यानी जिनको कहेंगे कि तरंगों के रूप में निकलता है। ये बात इन्होंने बताई थी। तो प्रकाश विवर्तन यानी लाइट स्कैटरिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश विवर्तन के ऊपर इन्होंने काम किया था। और अपने एक स्टूडेंट KS कृष्णन के साथ में मिलकर के एक इसके लाइट के डायफ्रैक्शन का जो है प्रभाव निकाला था, जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। दरअसल रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट क्या है, इन्होंने और इनके शिष्य KS कृष्णन ने प्रकाश के डायफ्रैक्शन पैटर्न को समझा था और पूरी दुनिया को समझाया था, जिसको बाद में एक साइंटिस्ट थे प्रेंगशिम,
उन्होंने उसको नाम दिया था रमन इफेक्ट का। तो डॉक्टर रमन हैं, इसके लिए जाने जाते हैं, रमन इफेक्ट के लिए, और फिजिक्स के क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। डॉक्टर रमन को इसी रमन प्रभाव के लिए जो है 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, और इसके अलावा 1930 में ही उन्हें ह्यूजेस मेडल से सम्मानित किया गया था। ह्यूजेस मेडल जो कि रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा दिया गया था, रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा ह्यूजेस मेडल दिया गया था, और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर रमन ने 1948 में रमन रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी, और वहीं का एक इंसिडेंट है कि डॉक्टर रमन के पास में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू आए थे और उन्होंने इनको प्रस्ताव दिया था कि जो इसके साइंटिफिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सेंटर हैं उनको सरकारी सहायता दी जाए, लेकिन रमन इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया और अपने ही दम पर जो है अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और रमन साइंस सेंटर है या रमन रिसर्च सेंटर है वो इसका एक उदाहरण है। डॉक्टर रमन ने एक बार जब 1948 में 1948 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और वो उसके रमन रिसर्च सेंटर में गए थे, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि जो नेहरू थे उनको एक कॉपर और एक गोल्ड यानी सोने और तांबे की दो अलग अलग जो है पीसेस यानी टुकड़ों को एक साथ रखा था, और यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नीचे उन्हें रखा था। और उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से ये पूछा था कि बताइए इनमें से सोना कौन सा है। तब नेहरू चकमा खा गए थे क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था साइंस का, और उन्होंने उस कॉपर की चमक देख करके, यूवी रेडिएशन के नीचे कॉपर की चमक देख करके कॉपर को ही गोल्ड समझ लिया था यानी सोना समझ लिया था। इस पर त्वरित जवाब में डॉक्टर रमन ने उनको कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज़ है वो सोना नहीं होती। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी डॉक्टर रमन के पास में। डॉक्टर रमन को उसके बाद 1954 में 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1957 में उनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया था, लेनिन शांति पुरस्कार। और डॉक्टर रमन जो थे वो सबसे पहले एशियाई व्यक्ति थे, सबसे पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। हालांकि उनसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है 1913 में मिल चुका था, और वो भी एक भारतीय व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले एशियाई व्यक्ति थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले एशियाई व्यक्ति थे वो कौन थे नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले साइंस के क्षेत्र में, तो वो थे डॉक्टर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसके अलावा डॉक्टर रमन जो है वो उनके नाम पर 1971 में और 2009 में डाक टिकट भी जारी हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सम्मान है जो उनको पोस्टमस यानी उनकी मृत्यु के बाद में दिया गया, क्योंकि 1970 में जो है वो इस दुनिया से चले गए, और जैसा कि उन्होंने और उनके शिष्य उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, यानी प्रकाश के विवर्तन या डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर खोज की थी, और रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट जो है दुनिया के सामने लाए थे। तो इसलिए सरकार ने
उसी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर हम बात करें तो वो किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में। तो ये कुछ अद्भुत बातें थी डॉक्टर सीवी रमन से संबंधित, जो काफ़ी बार एग्जाम में हो सकता है कि इनमें कोई बात पूछी भी जाए और पूछी भी जा सकती है। अगर ना भी पूछी जाए तो हमें अपने देश के जो है सम्मानित महान व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो डॉक्टर सीवी रमन के बारे में ये जो चीज़ें हैं आप इनको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी लाल बाल पाल की तिकड़ी के मशहूर विपिन चंद्र पाल, जो हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और जिन्होंने इस देश के अंदर समाज सुधार में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। एक लेखक के रूप में और एक क्रांतिकारी के रूप में भी अपना योगदान है वो दे चुके हैं। तो विपिन चंद्र पाल के बारे में हम बात करते हैं। 7 नवंबर 1858 का वो दिन था जिस दिन इस भारत की धरती पर जन्म लिया था विपिन चंद्र पाल ने। विपिन चंद्र पाल ने जन्म लिया था। इनका जन्म जो है वर्तमान में बांग्लादेश की एक जगह है हबीबगंज सिलहट ज़िले में, उनके एक पॉयल नाम के गांव में हुआ था और जो कहाँ है? बांग्लादेश। अब वर्तमान समय में वो बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय कहाँ थी वो? हिंदुस्तान यानी भारत का हिस्सा था बांग्लादेश। तो वहाँ पे हुई थी हबीबगंज सिलहट में उनका जन्म हुआ था। और उसका जो गांव का नाम था वो था पॉयल। वहाँ पर हुआ था 7 नवंबर 1858 को। और विपिन चंद्र पाल जो है भारतीय क्रांति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक लेखक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी जो है पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं वो लिखी थी और प्रकाशित की थी। 1886 में विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसको ज्वाइन किया था। और इसके अलावा उन्होंने समाज सुधार के कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा, और वो इसलिए होना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था। उस समय हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ जो हैं थी, और उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ विपिन चंद्र पाल ने क्या किया था? विधवा विवाह जैसी कुरीति को ख़त्म किया था और एक विधवा औरत से विवाह किया था, तो जिस कारण उन्हें अपने परिवार से भी अलग होना पड़ा था। तो 1886 में कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था और राष्ट्रवादी कार्यों में लग गए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। तो उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि विपिन चंद्र पाल जी ने कौन सी है इम्पोर्टेंट पुस्तकें लिखी थी। तो उनमें से एक पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है नेशनलिज्म एंड एम्पायर। नेशनलिज्म एंड एम्पायर, ये भी उनके द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसको कहा जाता है स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। तो उन्होंने काफ़ी सारे जो है समाज सुधार की बातें की थी, और जो राष्ट्रवादी कार्य हैं उन्होंने ही स्वराज आंदोलन की अगर हम बात करें या स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो उसकी जो नींव है वो विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा उनकी पुस्तकें थी जैसे द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स, इस पुस्तक के अंदर समाज सुधार के अलग अलग कार्यों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो है काफ़ी सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा
एक बुक थी उनकी द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी एक पुस्तक है द न्यू स्पिरिट, द न्यू स्पिरिट। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रदर्शन किया था और समाज सुधार की जो बातें हैं उनको प्रमुखता से रखा था। भारतीय जो क्रांति के आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन है, उसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कुछ पत्रिकाओं का प्रदर्शन किया था और प्रकाशित की थी। वो पत्रिकाएं हमारे भारतीय क्रांति के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं। तो आइए हम उन कुछ पत्रिकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था परिदर्शक। परिदर्शक जो 1880 में उन्होंने प्रकाशित की थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका की अगर बात करें तो जो उन्होंने प्रकाशित की थी वो थी बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 और 7 में जो उन्होंने प्रकाशित की थी वो थी वंदे मातरम, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। इसके अलावा बंगाल पब्लिक ओपिनियन, बंगाल पब्लिक ओपिनियन नाम की उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी और वो निकाली थी 1882 के अंदर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है उनकी पत्रिकाओं के बारे में। इसके अलावा 1887 में उन्होंने निकाली थी एक और पत्रिका। 1887 में उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था लाहौर ट्रिब्यून। लाहौर ट्रिब्यून के नाम से एक उनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है। उसके बाद भी वो लगातार अपनी जो है कला का प्रदर्शन करते रहे और देश के अंदर अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए जो है जन जागरण अभियान चलाते रहे। और उसी के दौरान उन्होंने 1892 में न्यू इंडिया नाम से एक और पत्रिका प्रकाशित की थी। उसके बाद 1901 में जो है द इंडिपेंडेंट इंडिया के नाम से उनकी एक और पत्रिका है वो आई थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति और उससे संबंधित आंदोलनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा था। उसके बाद 1906 और 7 में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पत्रिका जिसका नाम था वंदे मातरम वो प्रकाशित की थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा उनकी एक और फेमस पत्रिका थी जिसका नाम था स्वराज जो है वो 1908 से लेकर के और 1911 तक इन्होंने प्रकाशित की थी। इसके अलावा डेमोक्रेट और हिंदुइज्म पर भी उन्होंने काफ़ी सारी पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित की थी। उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंट कुछ पत्रिकाएं थी वो इस प्रकार थी। और अगर हम उनकी बुक्स का देखें तो वो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये पत्रिकाएं और जो बुक्स हैं उनके द्वारा प्रकाशित वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे देश के जितने भी महानुभाव हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखने का जो है पूरा का पूरा अधिकार है और रखनी भी चाहिए। और ऐसी ही महान विभूतियों के कारण हमारा जो देश है आज प्रगति के पथ पर खड़ा है और दुनिया में एक नई दिशा दिखाने के लिए अग्रसर है। तो आई होप कि आपको ये बातें, ये जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी से संबंधित वीडियो है पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही महान विभूतियों की और कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाओं की और इतिहास से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कुछ बातों की जो हमारे भारतीय इतिहास के परिदृश्य में काफ़ी योगदान रखती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।